आईएससी जाना जाता है अपने स्ट्रिक्ट करिकुलम से, और एकेडमिक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत टफ़ है, लोग बोलते हैं, लोग ऐसा ओपिनियन रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में हार्ड बनाने में और स्ट्रेंथ देने में काम आता है। तो हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं आईएससी में, जब हम रहते हैं अपना कोर्स करते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हमको कितना टफ़ बनाती है और लाइफ आफ्टर आईएससी क्या होता है। तो आपको कितना बेनिफिट होता है आईएससी में रहने का, आईएससी में ग्राइंड होने का बेनिफिट कितना होता है फ्यूचर में, और या फिर आप जो स्ट्रगल यहाँ पर किए हो वो आपको कितना पे ऑफ करती है आईएससी से निकलने के बाद। तो तुम्हारा लाइफ के बारे में बताओ, लाइफ आफ्टर आईएससी क्या है। ओके, सो आई विल ट्राई टू आंसर फर्स्ट हाफ ऑफ योर क्वेश्चन कि कहाँ पे आप कितना हार्ड हिट होते हो, कितना हार्ड वर्क होता है। ऐसे में आप ऐसी चीज़ है कि आप बैचलर से निकले हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, बैचलर्स ख़त्म कर लिया है, मैंने कॉलेज ख़त्म कर ली, अब मैं मास्टर्स में आ चुका हूँ, सो मैं तो कर लूँगा मास्टर्स। मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा खत्म हो गया। अब मैं आईएससी में आ गया, दैट मीन्स मैं आईएससी में से निकल भी जाऊँगा। नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज आईएससी इज टोटल डिफरेंट प्लेस। आप लोगों ने जो बैचलर्स में की है, जैसे फॉर एग्जांपल एंड टाइम पे एग्जामिनेशन पे पढ़ते हैं, वन नाइट फाइट। हाँ करेक्ट, वन नाइट फाइट, और मे बी लेट्स से नेक्स्ट वीक एग्जाम है तो इस वीक से चलो शुरू करते हैं, वो क्या बोलते हैं, कंकु चावल रख के शुरू करते हैं, किताबों को निकालते हैं चीज़ों ऊपर से। ऐसी यहाँ पे नहीं होता है ऐसे में, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअस लर्निंग होता है। अगर आपने कुछ चीज़ मिस कर दी ना, देन लाइक यू हैव ऑलरेडी मिस दोज वोल फेज, आई वुड से। तो वो चीज़ें आईएससी में नहीं होती। वो मिथ है कि लोगों को कि भाई मैं आईएससी में आ गया तो मैं आईएससी में निकल भी जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस देना भी पड़ेगा। एंड प्रॉब्लम होता है जहाँ पे वहीं पे लाइक हम लोग वी आर नॉट यूज टू विद दिस थिंग्स। आपने बीटेक में ऐसे देखा है कि 4 साल एंड मोमेंट पे एग्ज़ाम के लिए पढ़ो और फिर एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता। तो फिर लोग होते डिप्रेस, मतलब मैं तो वहाँ पे 9 पॉइंटर था अपने बीटेक में, 10 पॉइंटर था, यहाँ पे आगे मेरा 6 और 7 आ रहा है, कैसे। और ऐसा होता है ना कि इफ़ यू आर स्कॉलर इन योर बीटेक, तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, वो सब ऐसे सोचते हैं कि ओके यहाँ पे भी वो फर्स्ट नंबर ही आएगा, गोल्ड मेडल लेके आएगा, सेकंड नंबर आएगा, तो वो हाँ एक्सपेक्टेशन होता है, उसकी वजह से प्रेशर भी आता है। तो वो चीज़ें मैंने भी फील की यहाँ पे आके फर्स्ट सेमेस्टर में एज वेल। मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें फील की। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ओके नहीं, दिस सिस्टम इज़ वर्किंग वेरी डिफरेंटली वॉट एवर वी हैव एक्सपेक्टेड। तो फिर हम लोगों ने हार्ड वर्क शुरू किया लाइक सेकेंड सेमेस्टर से काइंड ऑफ, और फिर पता चला कि ओके आप कंटिन्यूस कर रहे हो तो वो चीज़ों को ईज़ कर देता है काइंड ऑफ, कि एट द एंड आपको इतना ज़्यादा प्रेशर लेना भी नहीं होता, आप इजीली सारी चीज़ें को समझ में आ जाते हो और निकाल भी लेते हो। तो ये अनदर वे ऑफ अप्रोच है एट द लाइफ। और ऐसा होता है कि आईएससी में ऐसा होता है मोस्टली कि वो आपको हर एक हार्डेस्ट पॉइंट पे हिट करते हैं। ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, दे आर सेइंग आप स्क्रैच से शुरू करो। तो आपको ना कोई मेंटर है ना कुछ है, आप कैसे उठते हो वहाँ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में भी ऐसी बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपको सुनने वाला नहीं है, लेकिन आपको उठना है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हार्ड फेस हो गया ऐसे में, तो ये कैसे पे ऑफ करती है, इसके बारे में बताओ। हाँ ओके, सो पे ऑफ ऐसा होता है कि लाइक अगर आपने हार्डेस्ट पॉइंट देखा है, तो अगर कंपनी में या फिर कहीं पे भी पीएचडी के लिए जा रहे हो या फिर कहीं और भी जा रहे हो, तो आप वो ऑलरेडी मेंटल, उससे भी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर चुके हो, तो आपको वो तो लगता है ये क्या है। अगर दूसरे लोगों को लाइक दूसरे लोग हैं जो वो मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, हम तो ये सोचते हैं ये क्या फुद्दू से लोग हैं, हम तो ये इतना प्रेशर तो हम अपने आईएससी में झेल लेते थे, इतना इन लोगों से नहीं होता। तो वहाँ पे आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। मैंने देखा है अपनी कंपनी, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे हो चुके हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है कि उन लोगों को कोई टास्क दिया हो तो वो ऐसे एकदम पहले तो पैनिक कर जाते हैं, ये कैसे करूँगा मैं, ये मुझसे नहीं होगा, उन लोगों ने तो ये डेडलाइन सेट कर दी है, अब मैं कैसे करूँगा। उन लोगों को एकदम पैनिक, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता, 1-2 दिन तक तो कुछ समझ नहीं आता, फिर वो धीरे धीरे कुछ ट्राई करना शुरू करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तब उनका कुछ काम होता है। तो हम इन सब चीज़ों से ऑलरेडी डील हो चुके हैं, हमारे लिए तो वो कुछ नया नहीं है। हम ऐसा लगता है ये क्या रोते रहते हैं, हम तो भाई ऐसे ही कर लेते। तो अब वो चीज़ें होती है, और जब ऐसा लगता है ना, तब आपको लगता है कि ओके आई ऑलरेडी फेस दोस थिंग्स,
थैंक्स टू IISc आपको लगता है कि हाँ मैं IISc से हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने ये सब चीज़ें पहले फेस केवल IISc से नहीं, आप चाहे कहीं से भी हर हो एक सकते हैं, हर एक आप जगह थर्ड से होता थर्ड है। टायर कॉलेज से भी हो, हाँ। तो आपको हो सकता है उस टाइम में आप स्ट्रगल कर रहे हो, हाँ। लेकिन अब वो स्ट्रगल आपको फ्रूट देगी बाद में। ऑलवेज तो हमेशा आप उसमें स्टक ना करो और वो उसको आप अपना बेंच मार लेकर के आप आगे बढ़ते लेकर के रहो, आगे बढ़ते तो रहो। ये केवल IISc वाले स्टूडेंट के साथ नहीं होता है, ये हर एक स्टूडेंट के लोगों साथ के होता साथ है, हर एक होगा। फेस में लाइफ में हो सकता है। करेक्ट। तो आप उससे मोटिवेशन लो और वो फ्यूचर में आगे आपको पे बढ़ते अप रहो, करेगी। हाँ। बट हमारा IISc में कुछ ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा तो होता हम है। इसका ज़्यादा फ्रूट ले सकते हैं बाद में। करेक्ट। हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ एंड व्हेन इट पेज ऑफ यू विल फील दैट द ऑसम। ऐसा होता है चीज़ों को। लाइफ आफ्टर IISc आई वुड से मुझे ऐसा लगता है कि IISc मेरा दूसरा घर है। एक घर वहाँ पर है जहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, और IISc दूसरा मेरा घर है जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्रोफेसर, लाइक फुल अदर एक्सटेंडेड फैमिली रहती है। तो आप वो अपने कोर्स वर्क के दौरान में आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो IISc से, तो आपको फील लगता है कि ये तो घर है, और कैंपस इतना अच्छा है, नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं बहुत हम, सही है। तो और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा ही। और वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, आप लोगों से मिलते हो, और बात होता है ना कि जैसे आप इफ़ यू स्टे विथ पॉजिटिव पीपल यू विल ऑल्सो फील पॉजिटिव, ऐसा चीज़ें होता है। और अगर इफ़ यू आर स्टेइंग विद द टैलेंटेड पीपल मे बी और द स्मार्ट पीपल, अगर आप डम भी हो तो भी आप स्मार्ट हो गए। ब्रेन राइज कर हाँ, जाएगा। सो घोड़ों के बीच में गधा भी होगा तो फिर वो घोड़ा ही लगेगा, ऐसा होता है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? तो अगर आप इस तरीके से रहोगे ना, आप लोग ज़्यादा स्मार्ट पीपल से मिलोगे तो आपको भी लगेगा ओके ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय, मैं कैसा नहीं हो सकता। देन यू विल स्टार्ट रीडिंग समथिंग आर्टिकल्स, आप भी दूसरी तरीके से स्मार्ट होगे। वो आपको पूरा लेवल एलिवेट कर देता है चीज़ों को। अंबानी का एक स्टोरी है कि वो चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल में जाते थे, वो 300 रुपीज़ का चाय पीते थे। वो ये जानना चाहते थे कि क्या बड़े बड़े लोग क्या बातें करना चाहते हैं, क्या बातें करते हैं। तो अगर आप IISc में हो तो आप ऑलरेडी ऐसे 5 स्टार होटल में हो जिससे आप केवल जाकर के बातें कर सकते हो। तो लोग ये अपॉर्चुनिटी मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से, और अपने ही 2-4 फ्रेंड सर्कल रहते हैं। तो मैं तो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, उनको बताया भी मैंने। तो मैं बोलूँगा कि ये मौका आपका फ़ायदा उठा सकते हो इसका, आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। आप क्योंकि इंडिया के क्रीम लेयर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो अगर आप IISc में हो, IITs में हो, तो आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, आपके बहुत सारे उनके चीज़ों को समझ सकते हो, उनके थॉट्स जान सकते हो, आपको बेनिफिट होगा ये सब चीज़ें। ये बात सही है। और लोगों को बहुत टाइम ऐसा लगता है कि IIT से IISc है रूड होगा, उसमें एरोगेंस होगा, उसको लगा कि भाई मैंने तो कुछ टॉप फोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस डाली पे आम लगे होते हैं वो सबसे ज़्यादा झुक के रहती है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर इफ़ यू रीच मी वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, क्योंकि हम लोग वो फेस कर चुके हैं चीज़ों को। तो हम ये चाहते कि दूसरे वो फेस में ना आए। तो हमारा यही लाइक हमेशा यही टारगेट रहता है कि अगर कोई हमें अप्रोच कर रहा है वी विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हम हेल्प करेंगे। लेकिन लोगों को कुछ टाइम समझना होता है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसे चीज़ें भी होती है जहाँ पे हम लोग बहुत बिजी होते हैं, वी आर काइंड ऑफ फेसिंग सम डिफरेंट पर्सनल इशूज़। तो अगर हम आंसर नहीं दे पाते तो फिर लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रूड है, एरोगेंट है, कुछ होता है चीज़ों को। लेकिन हम लोग ऑब्वियसली आई वुड से 90% तो आंसर करते ही लोगों को। अगर क्या प्रॉब्लम है, अगर आप यू वांट टू अप्रोच समवन, वी कैन ऑल्सो मेक अरेंजमेंट कि अगर आप किसी बंदे को मिलना चाहते हो, आपको डायरेक्ट नहीं जानते, तो हम रेफरेंस दे के दे सकते हैं। लेकिन ये सही है, आप ऑलवेज ट्राई टू अप्रोच। अगर आप इनिशिएटिव ही नहीं लोगे तो कैसे बढ़ेगी चीज़ें आगे? हमको कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे को ये प्रॉब्लम है? आप रीच आउट करो, ऑब्वियसली विल ट्राई टू हेल्प आउट। तो मेरा लास्ट पॉडकास्ट जब था इंटरव्यू के ऊपर, तो मैं CTC के बारे में बात नहीं कर पाया था। तो तुम बता सकते हो कि IISc में कितना CTC मिलता है जनरली, और तुम्हारा क्या था अगर तुम कंफर्टेबल हो तो? ओके, सो आई वुड से IISc में 2 टाइप के CTC होते हैं। वन इज़ फॉर IT डिपार्टमेंट, और आई वुड से CSA, CDS, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है जो IT रिलेटेड काम करती है, सॉफ्टवेयर वालों में जाती है। तो अभी उन लोगों AI/ML वाला हो गया। और फिर दूसरा आता है जिसमें लाइक मैकेनिकल, एरोस्पेस, सिविल आ जाता है, और मे बी द अदर ब्रांचेस CPDM, जो they are working on automations, they are also directly related to with the products, जो सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते। I would say HIL, हार्डवेयर इन लूप काइंड ऑफ, और वो SIL, सॉफ्टवेयर इन लूप। सो वो जो 2 सेक्शंस हो जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर वालों का पैकेज बहुत हाई जाता है। I would say एवरेज 30 to 60 लाख LPA,
Okay. और HIL हिल वालों का होता है वो 10 to 25 LPA। ओके। हाँ, वो रेंज मैं बता रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू कवर मिनिमम टू मैक्सिमम, सो एवरेज पैकेज इतने रेंज में चलता है। तो उस हिसाब से अगर आप किसी नॉन कंप्यूटर फील्ड से हो वो भी सही पैकेज दे रहे हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपका कुछ काम ऐसा है कि जो आपको सॉफ्टवेयर डोमेन में स्विच करने के लिए एलिजिबल हो तो आप यू कैन स्विच ऑन, बिकॉज आई हैव वन फ्रेंड, ही वाज फ्रॉम एरोस्पेस डिपार्टमेंट, ही वर्कड इन कंट्रोल डोमेन। कंट्रोल डोमेन में काम करते करते उसका उतना नॉलेज हो गया कि उसका नॉलेज, इफ़ यू कंपेयर हिज नॉलेज विद सम गाय विद द सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड जो फ्रेश है अभी, जस्ट काइंड ऑफ लाइक पास आउट फ्रॉम MTech, तो उन दोनों का नॉलेज सेम है, तो वो जा सकते हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कोई फील्ड ऐसा है, यू कैन स्विच ओवर। सो ये चीज़ें बहुत सही है। नॉट इन IISc, आप अगर कहीं पे भी IIT में हो, कहीं से भी आप स्विच कर सकते हो। तो ये पैकेजेस वाली चीज़ें अच्छी होती है IISc एंड IIT में। आप लोगों को स्टार्टिंग पैकेज ही हाई मिलता है, उसके बाद अगर इफ़ यू स्विच टू अनदर जॉब ऑल्सो वो पैकेज बढ़ता रहता है हमेशा। तो अगर आपका बेस ही ज़्यादा है तो वो यू नो लाइक पहला स्टेप ही अच्छा है तो दूसरे स्टेप तो अच्छे ही होंगे, फाउंडेशन अच्छा है तो पूरी इमारत अच्छी होगी, ऐसा होता है। IISc गार्फ फंड होता है, IISc में 2 लाख रुपए आपको मिलता है आपके मास्टर्स या PhD के दौरान। आप जा सकते हो कहीं भी कॉन्फ्रेंस के लिए। तो आपने कहीं अटेंड किया कॉन्फ्रेंस के लिए? ओके, सो मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए उस टाइम तो मुझे नहीं मिला था क्योंकि आई वॉज इन दैट कोरोना टाइम। तो बहुत सी कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ कैंसिल हो चुकी थी और मे बी पोस्टपोन्ड हो चुकी थी, एंड आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज ऑल ऑनलाइन। तो मुझे तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका तो नहीं मिला और कहीं पे जाने का भी मौका नहीं मिला, बट बेस्ड ऑन माई वर्क वॉट एवर आई हैव डन माई मास्टर्स, आई एम गोइंग टू अटेंड वन कॉन्फ्रेंस विच इज कमिंग जस्ट इन द नेक्स्ट वीक, एशियन CFD ACFD। सो वो कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना चाह रहा हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, बेंगलोर में हो रहा है इस बार। HL बेंगलोर में हो रहा है। HL बेंगलोर में। हाँ, और कॉन्फ्रेंस इज काइंड ऑफ अ वेरी गुड मेजर टू लाइक वॉट एवर यू हैव डन। तो आपने कुछ काम किया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम PhD स्टूडेंट, लेट्स सपोज आई एम PhD स्टूडेंट, तो आपको कब पता चलेगा कि आपका काम कब खत्म हो रहा है, या फिर तो आप जब कोलोक्यूम या डिफेंस दोगे तब। लेकिन उससे पहले भी आपको देखना है कि ओके दिस इज माइलस्टोन व्हाट आई हैव अचीव्ड, सो दैट इज विद कॉन्फ्रेंस और जनरल पेपर। तो आप कॉन्फ्रेंस में जाते हो, यू प्रेजेंट योर थिंग्स विद द अदर पीपल, तो वो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, देन दे विल ऑल्सो गिव यू सम डिफरेंट सजेशंस जो आपने कभी टच भी नहीं किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में जब यू स्टार्टेड योर PhD और मे बी योर रिसर्च प्रोजेक्ट, आपको ये था कि मैं यहाँ से लेके ये मेरा एंड ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि कोई किसी बीच में किसी ने ऐसा सजेशन दे दिया कि आपको लगे ओके इससे अच्छा तो ये है, अगर मैं इस तरीके से जाऊँ तो दिस इज लाइक वेरी फ्रूटफुल भी होगा और मे बी मोर क्विकर देन वॉट एवर आई हैव एक्सपेक्टेड। तो आप कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, ऑब्वियसली आई वुड से कॉन्फ्रेंस अच्छा मेजर है अपने आप को अप्रिशिएट करने का, अपने काम को अप्रिशिएट करने का, और फिर यू विल गेट ऑल्सो गुड सजेशंस। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो ना, तो लाइक वहाँ पे बहुत बड़े प्रोफेसर्स वो सब आते हैं, तो उनको आपका काम अच्छा लग गया, देन दे विल अप्रोच यू, आप बातें करते हो और फिर उनको ऐसा लगा कि ओके मेरा जो प्रोजेक्ट है उनके दिमाग में पास उनके दिमाग में जो भी प्रोजेक्ट है उनके लिए यू आर द बेस्ट सुटेबल करियर, वो आपको डायरेक्टली पोस्ट दो के लिए या फिर जो भी है PhD ऑफर कर सकते हैं। तो आपको मिल गया डायरेक्टली ऐसे ही आपके मुंह में लड्डू खिला दिया, काम हो गया। तो वो भी चीज़ बहुत अच्छी है, तो कॉन्फ्रेंस में अटेंड करनी चाहिए। तो हमको क्या टारगेट करना चाहिए? लेट्स से मेरा कॉन्फ्रेंस है दिसंबर में, तो मुझे क्या टारगेट करना चाहिए? उन 3 दिनों में मैं क्या करूं? ओके, सो अब 3 दिनों में पहले तो लोग क्या करते हैं, मोस्टली कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ना, तो लोग घूमते रहते हैं। जिस दिन प्रेजेंटेशन होता है ना, उसी दिन प्रेजेंटेशन अटेंड करने जाते हैं, फिर खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप जाओ, लाइक पहले दिन से जाओ, पहले तो कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर समझ लो कि क्या क्या है, कौन कौन से टॉक है विच इज़ रिलेटेड टू योर टॉपिक्स, फिर उसके चेयर कौन से है, फिर आपके उनके जो एक्सपर्ट है वहाँ पे जो ऑडियंस होगी उसमें से कौन इम्पोर्टेंट पर्सन है
आपकी फील्ड के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे यू आर वर्किंग इन प्रपल्सन, तो प्रपल्सन के लिए जैसे कोई XYZ बंदा है, तो वो है कि नहीं उस कॉन्फ्रेंस में, अगर वो है तो वो कौन कौन से सेशन अटेंड कर रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पे जाओगे, ऑब्वियसली आपको वहाँ से फोटो मिल जाएगा, फिर आपको देखना है क्योंकि ये बंदा है ये चीज़ें लेक्चर अटेंड करे, तो आप ट्राई करो कि उसके मैक्सिमाइज लेक्चर अटेंड करो उसके साथ वाले जो आपको काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे वो हो गया पूरा एक सेशन, फिर आप वो लेक्चर अटेंड करो। जैसे तो आप जैसे जितने भी प्रेजेंटेशन अटेंड करोगे ना, आपको पता चलता रहेगा कि ओके मुझे ये नहीं करना है, उसने ये गलती की है जो वाइल आई एम प्रेजेंटिंग आई डोंट हैव टू डू दैट। फिर किस टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्योंकि अगर आप ऑडियंस में बैठे हो देन यू विल ऑल्सो फील द लेवल ऑफ ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस में कभी कभी इतने स्मार्ट क्वेश्चन आते हैं कि वो जो प्रेजेंटर होता है वो समझ नहीं पाता कि क्या पूछा जा रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे प्रेजेंटेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वहाँ जाके फिर ऐसा ना हो कि ओके आई डोंट नो और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो वो चीज़ आपको बहुत काम के लगेगी। और फिर जैसे जैसे हमेशा कॉन्फ्रेंस के कॉन्फ्रेंस पूरे दिन चलती है, तो उसमें सेशंस होते हैं 2 घंटे के लिए सेशन, फिर लंच ब्रेक होता है, फिर काइंड ऑफ लाइक टी ब्रेक होता है। सो ट्राई टू कनेक्ट विद दोज पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई बंदा है हु हैज़ डन वेरी सिग्निफिकेंट वर्क इन प्रपोजन, अब ट्राई टू कनेक्ट। जैसे जाओ आप बोलो आई एम कुमार गौरव, मैं ऐसे से काम कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस थिंग, ओके मेरा काम ये है। फिर अगर आप उनका अप्रोच करोगे वो भी बताएंगे ओके मैंने भी ये काम किया है, फिर आप काइंड ऑफ मैच हो ही जाएगा, वो कुंडली दोनों की मिल जाएगी। और अगर मिल गया तो फिर अप्रोच भी हो जाएगा, तो फिर शादी है ना, डायरेक्टली आपको मिल गई पोजीशन वहाँ पे अच्छी वाली PhD और में भी पोस्ट डॉक। तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ यू नो अचीविंग समथिंग। आप दूसरी तरीके से क्या करोगे, आप हर एक प्रोफेसर को इंडिविजुअली अप्रोच करोगे विदाउट कॉन्फ्रेंस, फिर अपना इंट्रोडक्शन दोगे, इंटरव्यू दोगे। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेसर को पहले ही मिल लोगे तो उसको पता है कि इस बंदे का काम इस फील्ड में है, इस तरीके से करता है, तो वो ज़्यादा काइंड ऑफ लाइक ऐसा होता है कि इसको तो मैं जानता हूँ चलो इसको ले लेते हैं, ऐसा हो जाता है। कुछ महीने पहले डॉक्टर कुसुमा जो पोस्ट डॉक है IISc में, उनसे मेरा पॉडकास्ट था, तो अगर लोग आप नहीं देखे हैं तो ऊपर देख सकते हैं। तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक टिप्स दिया था कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो आप कैसे रियलाइज़ करा सकते हैं, आपको 2 साल बाद या 1 साल बाद आपको फिर से उसी प्रोफेसर को मेल लिखना होगा। तो आप क्या करो कि आप जैसे ही उनसे बात हुआ तो उसके बाद आप उनको एक मेल ड्रॉप कर दो कि सर आपसे मिला था मैंने इस कॉन्फ्रेंस में और हमसे ये बात हुई थी, तो अच्छा लगा मिल करके, आपके काम को जान करके, ऐसे करके। उसके बाद जब आप डाउन द रोड अगर आप PhD कंप्लीट करते हो या आप मास्टर कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको मास्टर्स के लिए देखना है, PhD के लिए देखना है, तो आप उस टाइम में आप अप्रोच करोगे। तो ट्राई टू फॉलो द सेम लूप फॉलो करो, फिर वो तुमको एक जनरल ऑडियंस से, एक जनरल पब्लिक से हट के बनाएगी कि मैंने इस बंदे से इंटरेक्ट किया है, तो वो याद रखेंगे। करेक्ट। तो एक अच्छा टिप्स था ये उनका। सो ओके, तो दैट इज पोस्ट आफ्टर कॉन्फ्रेंस थिंग। ये बात सही है, अच्छा हुआ मुझे भी पता चल गया। थैंक यू। तो आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप मस्ती मारने जा रहे हैं। आप जाओ, स्ट्रक्चर को समझो, क्या हो रहा है, आप कौन चेयर है आपके फील्ड से रिलेटेड, उनसे बात करो और बाकी लोगों से बात करो, जानने की कोशिश करो क्या काम हो रहा है। आप फीडबैक ले सकते हो कि क्या और वे है जिससे मैं अडॉप्ट करके अपना काम को ईज़ कर सकता हूँ, और फिर आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो कोई प्रोफेसर के अंडर में। तो ये सब सारी चीज़ें अगर हम कंबाइन कर सकें घूमने के साथ में तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्टिव हो सकता है। हाँ, अगर कॉन्फ्रेंस आपके सपोज 5 दिन के लिए, तो आप 5 दिन में से एटलीस्ट 4 दिन तो अटेंड करो, फिर बाकी के 2-3 दिन चिल मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कॉन्फ्रेंस आपका मेन टारगेट होना चाहिए। और ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टली उस बंदे को ही टारगेट करो। फॉर एग्जांपल वो प्रोफेसर है, अगर उसके रिसर्च ग्रुप में से भी कोई सीनियर मोस्ट बंदा भी मिल गया ना, आप डायरेक्टली उससे बात करो, कम्युनिकेशन करो, तो he or she will directly take you to his or her professor, तो वो अच्छा रेफरेंस भी मिल जाएगा। तो अगर प्रोफेसर भूल जाते हैं तो वो बंदा आपको काम लग जाएगा। तो ये चीज़ भी है, क्योंकि मैंने तो देखा है ऐसे लाइक लोगों को ऐसे अप्रोच करते हुए। तो डायरेक्टली अगर प्रोफेसर अप्रोचेबल नहीं है, मे बी बिजी है और मे बी ऐसे वो से इंट्रोवर्ट है, तो आप उनके रिसर्च ग्रुप से टारगेट करो। तो दैट इज़ अनदर वे ऑफ गोइंग इन।
एक्चुअली क्या होता है ना कि पोस्ट डॉग एक बहुत हाई लेवल का स्टडी हो गया है ना, स्टडी बोल सकते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत लोग, मतलब बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। लेट से अगर 1 लाख लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो केवल 100 लोग ही हैं जो पोस्ट डॉग करेंगे, है ना। जैसे हम बीटेक के 12th के बाद का स्टूडेंट्स को काउंट करें, 1 लाख लोग हैं तो बहुत 0.01% भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर आप ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम ये प्रोसीजर होना चाहिए, इसके थ्रू हम इनटेक लेंगे, ऐसा थोड़ा कम है। तो कई सारे फेलोशिप है जो इंस्टीट्यूट दिलाती है, बट ये अप्रोच ज़्यादा अच्छा है कि आप उनके काम को जानो, उनके लैब को जानो, उनके रिसर्च को जानो, उसके बाद फिर अप्रोच करो। तो आपको खुद पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये रादर देन आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप उसके अप्लाई करो, आपका इंटरव्यू होगा। तो ये थोड़ा सा तो खुद को अप्रोच करना पड़ेगा, खुद से अगर ये प्लेटफॉर्म भी है ना, लेकिन उससे ज़्यादा अगर पीपल टू पीपल कनेक्ट है ना, तो वो बहुत एफिशिएंट भी रहता है, क्योंकि उस बंदे से आप डायरेक्टली मिले हो, फेस जानते हो, काइंड ऑफ उसकी कैपेबिलिटीज, पर्सनालिटी आप जानते हो। पेपर पे या फिर प्लेटफॉर्म पे वो नहीं दिखता। तो अगर ये चीज़ें आपको अपर हैंड देती है एज कम्पेयर टू लाइक व्हेन यू आर अप्लाइंग फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि प्लेटफॉर्म से नहीं होता, लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्ट ऑलवेज गिव्स यू द बेनिफिट। बेटर और बेटर तुम जज कर सकते हो। मास्टर्स या पीएचडी में हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं और उससे लिटरेचर स्टडी करके हम अपने रिसर्च में उसको अडॉप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम पेपर कैसे पढ़े हैं, उसके अप्रोच के बारे में बताओ। और लेट से हमारे पास 4-5 पेपर हैं तो, और उसके बाद हम स्टक हो जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे उसको, तो इसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स दो। ओके, सो द सेम फिनोमेना आई ऑल्सो फेस्ड। तो मैं क्या करता था, फॉर एग्जांपल आई गॉट 1 पेपर फॉर एग्जांपल, तो 4-5 पेपर, तो पहले आप कोई एक पेपर से शुरू करोगे तो आप पहले वो देख लो कि उसकी लाइक ईयर कौन सा है। अगर उसी ऑथर ने भी, आप जो 4-5 पेपर टारगेट कर रहे हो तो उसी ऑथर का कोई अगले वाला लाइक प्रीवियस पेपर भी है, अगर वो है तो आप पहले वो पकड़ो, उससे पहले वाला है कोई वो पकड़ो। तो सबसे पहले वाला जो भी उसने प्रेजेंट किया वो डालो। फिर क्योंकि वो जो फर्स्ट पेपर होगा ना, उसका वो मोस्ट इंट्रोडक्टरी पेपर होगा। फिर उसके वाले जो भी दूसरे पेपर्स होते हैं, काइंड ऑफ लाइक हाँ सीरीज चल रही है पूरी, ऐसे मूवी चल रही है, उसकी सीरीज चल रही है। तो वो पहला वाला इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, तो इंट्रोडक्शन वाला पेपर पढ़ना है। तो आप कैसे पेपर पढ़ोगे, तो फॉर एग्जांपल आपने पेपर पढ़ना शुरू किया तो पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो। एब्स्ट्रैक्ट में ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ कुछ समझ नहीं आता कुछ समझ नहीं आता। आपको कुछ पता चल जाएगा वो कि उसने ये काम किया है, उसका ये कंक्लूजन है, लेकिन कैसे कुछ नहीं पता चलता। तो मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ। इंट्रोडक्शन सेशन जो पूरा आई गेस 2-3 पैराग्राफ्स होता है, मे बी 1 or 2 पेजेस समटाइम्स। तो आप पढ़ो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, वो 2-3 पैराग्राफ पढ़ो। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाके डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाओ। तो उसने क्या किया है कि ओके ही वॉज टारगेटिंग दिस थिंग, ऐसे ये अप्रोच किया है उसने, और उसका कंक्लूजन ये है, ठीक है। और फिर आपको लगा कि ओके इट इज़ अलाइनिंग विथ योर रिसर्च और विथ एरिया ऑफ वर्क, तब धीरे धीरे फिर जाओ उसके मेथोडोलॉजी में। लिटरेचर सर्वे में अभी नहीं जाना। लिटरेचर सर्वे ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम वहाँ पे अभी अपने ये पेपर तो पूरा नहीं किया, उससे ज़्यादा तो वो रेफरेंस देता है कि उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, उसमें वो लिखा है। तो आप मेथोडोलॉजी पे जाओ, मेथोडोलॉजी में आपको पता चलेगा उसने ये चीज़ें की है और उससे मेथोडोलॉजी आपको पता चल गई। चलो ठीक है, तो आप नोट डाउन करते जाओ चीज़ों को कि उसका ये काम था इंट्रोडक्शन, उसने ये ऑब्जेक्टिव्स कंक्लूड किए और आई वुड से ऑब्जेक्टिव अचीव किए। कौन से मेथड, ये मेथड से, ठीक है। अब वो मेथड उसने यूज़ की, तो व्हाट वर द पैरामीटर्स ऑन विच ही इवैल्यूएटेड हिज रिसर्च, दैट इज इन रिजल्ट सेक्शन। तो वो जाओ रिजल्ट सेक्शन में, तो आप लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड से, जैसे मैं अपनी बातें कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि ये वेलोसिटी वर्सेस एक्सिल डायरेक्शन और मे बी रेडियल वेलोसिटी, टर्बुलेंस स्टैटिस्टिक्स, वो मैं लिख दूँगा। उसके बाद थोड़ा आपको इंटरेस्ट लगे, आपको लगे कि हाँ भाई ये चीज़ें अपनी रिसर्च से अलाइन हो रही है, देन यू गो टू अगेन इन द इंट्रोडक्शन सेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट। फिर आपको ज़्यादा लगेगा कि हाँ अभी कुछ पता चल रहा है कि क्या चीज़ें वो बोलना चाहता है। फिर से इंट्रोडक्शन पढ़ो, उसके बाद लिटरेचर सर्वे में जाओ। फिर लिटरेचर सर्वे में आपको उसके पहले वाली रेफरेंसेस मिलेगी। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन फिर से वो पेपर पढ़ो, तो आपको पूरा फिर से स्ट्रक्चर बैठ जाएगा कि उसने ये काम किया है, ये उसका एंड ऑब्जेक्टिव है, ये मेथोडोलॉजी है, ये उसके रिजल्ट्स है। उससे पहले कुछ काम किए गए हैं, हाँ किए गए, वो कहाँ पे है, लिटरेचर सर्वे में। लिटरेचर सर्वे में नाउ देयर इज़ अनदर टिप हाउ यू कैन रीड द लिटरेचर सर्वे। तो आप कोई भी पेपर पढ़ रहे हो तो आप लिटरेचर सर्वे में, जैसे फॉर एग्जांपल कुमार गौरव हैज़ आई वुड से प्रूव्ड दिस थिंग वाया दिस मेथड, तो आप डायरेक्टली अपने नोट डाउन में लिख दो कुमार गौरव 1999 पेपर साल और मेथड,
ये न्यूमेरिकली है या एक्सपेरिमेंटली आप लिख दो, वो चीज़ है। फिर आपको लग रहा है कि मुझे एक्सपेरिमेंटल में जाने की ज़रूरत है, तभी उस पेपर पर पढ़ो, या फिर यू पुट अ क्रॉस, फिर आगे बढ़ो। न्यूमेरिकल है, चलो मेरे काम का है। हाँ, अभी न्यूमेरिकल में भी उसने क्या काम किया है, DNS किया है, LES किया है, रेंस किया है। अगर आप जा रहे हो DNS के लिए और उसने LES रेंस किया, चलो क्रॉस। पढ़ना ही नहीं है, क्यों आगे से आके इतना कॉम्प्लिकेट करे। तो चीज़ों को इस तरीके से लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में जाके करोगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है। तो आप मेरी गारंटी है कि आप अगर 50 पेपर भी पढ़ोगे ना, उसके बाद 5 पेपर ऐसे होंगे कि जो आपके काम के होंगे जो आप बोल सकते हो कि दिस इज़ मोर अलाइनिंग टू विथ माय डोमेन ऑफ एरिया। तो 10% या आई वुड से 20%, बस उससे ज़्यादा नहीं होते। तो इस तरीके से पेपर में से 50 पेपर्स निकालते हैं, आप कितने पेपर को क्रॉस करते हैं ये बताओ फिर। मैं ओके सो नहीं, ये 50 पेपर जो मेरे आए मेरे पास, तो उसको क्रॉस करते करते मैं 5 या 10 पे आ चुका। अभी और 5 और 10 वन वे और अनदर वे इज अलाइन टू माई रिसर्च। फॉर एग्जांपल किसी का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है या फिर वे ऑफ अप्रोचिंग द प्रॉब्लम है इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट आई एम डूइंग। किसी के रिजल्ट्स मेरे रिजल्ट से मैच आई वुड से मैं चेक कर सकता हूँ बेंचमार्किंग के लिए, वो है। फिर किसी का जो अप्रोच है, मे बी जो मेट्रोलॉजी है, जो LES किया है उसने फॉर एग्जांपल, तो वो LES उसने फ़िल्टर कुछ चेंज किया है, वो मेरे काम का है। फिर किसी के कंक्लूजन्स में कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं उठा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने कंक्लूजन में प्रेशर नहीं डाला, लेकिन उसने डाला है, तो मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ, क्योंकि आई शुड ऑल्सो इंक्लूड दिस थिंग्स क्वांटिटी। फिर कुछ पेपर में ऐसा होता है कि कुछ रिजल्ट्स बहुत वाइडली होते हैं। जैसे कुछ पेपर्स आई वुड से नॉट कुछ पेपर्स, मोस्ट ऑफ द थीसिस में ये होता है कि एक्सियल, रेडियल एंड एजिमुथल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो उस तरीके का जो भी वेलोसिटीज़ है और फिर उसके टर्बुलेंट स्टैटिस्टिक्स है, वो सब दे दिए एंड देन दे वाइंड अप एवरीथिंग। लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्प्रेडिंग एंगल, रेट, मास फ्लो रेट, वो सारी चीज़ें, मोमेंटम, फ्लक्स थ्रू आउट द डोमेन, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई है। सो यू कैन इंक्लूड दोज थिंग्स, और अगर वो इंक्लूड कर रहे हो ना, तो आपकी थीसिस या फिर आपके पेपर को बहुत कॉन्क्रीट बेस दे देती है चीज़ों को, कि इसने सारी चीज़ें लाइक आई वुड से जितनी क्वांटिटी आप सोच सकते हो वो सारी क्वांटिटी उसने आप डाल दी है। तो वो कहाँ से आएगा? आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो वहीं से आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ और क्वांटिटीज़ देख रहे हैं, कुछ और क्वांटिटीज़। आप क्या करो, ट्राई टू मैक्सिमाइज। तो वहाँ से इस तरीके से आप गुड थीसिस एंड ऑल्सो पेपर राइटिंग, पेपर रीडिंग भी कर सकते हो। तो या सो अली असगर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पॉडकास्ट करने के लिए। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोगों को ये हेल्प होगा। हमने एकेडमिक्स के बारे में बात किया, आपका बेस्ट थीसिस अवार्ड था तो हमने एकेडमिक्स के बारे में बात किया। इंटरव्यू के लिए हमने बहुत सारे टिप्स लिए आपसे, लाइफ आफ्टर PhD क्या होता है। तो आई एंजॉय अलॉट बाय डूइंग दिस पॉडकास्ट। सो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया इस। Yeah, I also enjoyed, and I'm also very thankful to you guys both. Like you are, and the person who is sitting behind the camera as well, because like this is one way or maybe say one platform through which we can also share our experience, और दूसरे लोगों को भी पता चले कि ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें हमें नहीं दोहरानी है। This is the way of doing this thing. Best way, I won't say best way, but optimized way, क्योंकि ये लोग ज़्यादा करते हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ें बहुत काम लगती है। So I am also thankful to both of you, and मैं लाइक अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द थिंग। हम भाग्यशाली हैं, हमारा प्लेजर है। ऐसा नहीं होता। और हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स और हमारे तरफ से। अरे इट्स नॉट नेसेसरी, कम ऑन मैन। ये देखो, ये ISC का थैंक यू, एरोस्पेस डिपार्टमेंट का कैप है। आई नो, थैंक यू फॉर डूइंग दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच। तो अपना घर का ही कंपनी है, तो हम ये घर का ही कंपनी। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो अब पॉलीथीन वगैरह नहीं है कि वी डोंट प्रमोट, वी रिस्पेक्ट नेचर। तो वेरी यूजफुल थिंग। अभी डायरेक्टली सनलाइट आ रहा है। अच्छा है यार। थैंक यू देन, थैंक यू। तो यार आप लोग लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्त लोगों के साथ में। अभी तक शेयर नहीं करे हो तो माय गॉड, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो आपको अच्छा कंटेंट देते रहूँगा मैं, और मेरे फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स हैं। तो सब्सक्राइब करो। मुझे पता है कि आप देख रहे हैं लास्ट तक बट सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। आप एक सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फ्यूचर में प्रोफेसर्स को भी लाने का सोच रहा हूँ, तो आप मुझे मोटिवेट करो सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।